कल हम लोग इससे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था 73 का रेगुलेटरी एक्ट देखा था। उसमें ये देखा कौन कौन से प्रावधान किए गए। सबसे पहला पार्लियामेंट्री कंट्रोल था कंपनी पर, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार कंट्रोल एवं रेगुलेट करने के लिए वो एक्ट लाया गया था, इसलिए उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 73 था। ठीक है, हमने उस एक्ट में एक खामी देखी थी। मूल्यांकन जब उसके इवैल्यूएशन किया था वो ये था कि गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के नीचे दब गया था, है ना। क्योंकि हुआ क्या था कि जो गवर्नर जनरल पहला बना था वो कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, कार्यकारी परिषद 30 मेंबर कितने थे? 4। और इसमें ये जो निर्णय होता था वो मेजॉरिटी से होता था, मेजॉरिटी। तो यहाँ एक व्यक्ति था इन 4 में से, फिलिप फ्रांसिस। ये फिलिप फ्रांसिस क्या करता था कि बाकी 2 लोगों को अपनी ओर मिला लेता था, तो अपने निर्णय देता था। वॉरेन हेस्टिंग्स इनकी वोट, इस मामले में वोट तभी डाल सकता था जब ये 4 लोग 2-2 के हिस्से में बट जाएं, कास्टिंग वोट डाल सकता था। तो इसलिए फिलिप फ्रांसिस वोट डालता था इसमें। फिलिप फ्रांसिस के ही जो डिसीजन होते थे वही वॉरेन हेस्टिंग्स को मानने पड़ते थे। एक कमी तो ये थी क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे ही दबके रह गया, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि ये काउंसिल अगर कोई भी एक्ट या रेगुलेशन पारित करती थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना होता था, जो 1774 में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था, 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट के पास जो एक्ट भेजा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करता था कि हाँ ये सही है या गलत है। और अक्सर ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया कोई भी एक्ट या रेगुलेशन खारिज कर देता था, कहता था ये इलीगल है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के झगड़े और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनके बीच के झगड़े और गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के झगड़े, इन दोनों झगड़ों को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से एक्ट लाया गया था। इसीलिए इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए थे गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के बीच, उन झगड़ों को यानी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक्ट लाया गया था। इसलिए इसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। साथ में एक काम और किया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ के आधार पर और रूल ऑफ इक्विटी, समानता के आधार पर न्याय करता था। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति न्याय लेने जाता है तो उसे अंग्रेजी कानून के अनुसार ही न्याय मिलता था। लेकिन अब यह कहा गया कि जब भारतीय संबंध में, भारत के संबंध में कोई भी डिसीजन देगा सुप्रीम कोर्ट, तो वो भारत के रीति रिवाज, सामाजिक परंपराओं और भारतीय कानूनों का ध्यान रखेगा। मुस्लिमों का जो निर्णय होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से डील होगा, हिंदुओं का होगा वो हिंदू पर्सनल लॉ से डील होगा। यानी अपने अपने एक्ट के माध्यम से उन लोगों को डील किया जाएगा। ठीक है। और चूंकि रेवेन्यू का मामला, राजस्व का मामला कंपनी का अलग मामला था, जब रेवेन्यू के मामले होते थे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी हस्तक्षेप करता था। तो फिर ये भी सोचा गया कि सुप्रीम कोर्ट को रेवेन्यू की जो जुरिडिक्शन मिला है, रेवेन्यू के मामले के ऊपर जो अधिकारिता मिली है न्याय देने की, उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि कंपनी के जो रेवेन्यू के मामले हैं वो कंपनी का अधीन रहने दो, तभी कंपनी प्रॉफिट में होगी, तो नहीं होगी। क्लियर है? इन सब बातों को समझाने के लिए क्या किया गया था? 1781 में 2 कमेटी स्थापित की गई थी। एक कमेटी को बोलते हैं सिलेक्ट कमेटी और दूसरी को बोलते हैं हम लोग सीक्रेट कमेटी। ठीक है। 1772 में भी स्थापित हुई थी, 1781 में भी स्थापित हुई, यानी 72 में हुई थी और 1781 में भी हुई। 2 कमेटी हुई। 2 में से जो सिलेक्ट कमेटी का हेड था उसका नाम था एडमंड वर्क। क्या नाम था उसका? एडमंड वर्क नाम का एक व्यक्ति था जो इसको हेड कर रहा था, सिलेक्ट कमेटी। और इस सिलेक्ट कमेटी को काम सौंपा गया था, क्या कब गठित की गई थी? 1781। ठीक है। इसको काम सौंपा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी सब परिषद गवर्नर जनरल, कहने का मतलब क्या है
कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को कुल मिला के क्या कहते थे, सफरसद या फिर गवर्नर जनरल इंग्लिश में इन काउंसिल। अगर हम सिंपल अगर काउंसिल की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अगर गवर्नर जनरल समेत बात करेंगे तो कहेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल या फिर हिंदी में सफरसद गवर्नर जनरल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की और इसके बीच में क्या झगड़े हैं इसको डील करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, और हैदर अली के साथ जो युद्ध हुआ था, कंपनी के हैदर अली के साथ जो युद्ध हुए थे, वार विद हैदर अली, ठीक है, उनको डील करने के लिए एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी। सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी और इसका हेड था हेनरी डंडास। कौन था? हेनरी डंडास। ठीक है, तो इस कमेटी की सिफारिश पर, सिलेक्ट कमेटी की सिफारिश पर ये वाला एक्ट लाया गया था। क्लियर है इसी बात? पक्का? ठीक है, पहले 2-4 लाइन लिख लो और उसके बाद में चलता होगा। देखें, गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारी परिषद के बीच झगड़े तथा सपरिषद गवर्नर जनरल एवं सुप्रीम कोर्ट के बीच के झगड़े तथा सपरिषद गवर्नर जनरल एवं सुप्रीम कोर्ट के बीच के झगड़े को समाप्त करने के लिए एडमंड वर्क समिति की सिफारिश के आधार पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। ठीक है, लेकिन द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 was brought on the recommendations of Edmund Work Committee, on the recommendations of Edmund Work Committee to settle the disputes between Governor General and its Executive Council, Governor General and its Executive Council, and between Governor General in Council and Supreme Court। क्लियर है ना इतनी सी बात? यानी वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके जो 4 सहायता के लिए बनाए गए थे उनके बीच में लड़ाई होती थी, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में लड़ाई होती थी, और गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई होती थी। इन्हीं को सेटल करने के लिए एक्ट लाया गया था। क्लियर है? पक्का? किसकी सिफारिश पर लाया गया था? एडमंड वर्क कमेटी, BURKE लिखनी है वो के वाली। ठीक है, इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि बंगाल के जो न्याय व्यवस्था थी उसमें चेंज लाना था। इसे अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 1773 में जो कमियां रह गई थी उनको सुधार करने के लिए एक्ट लाया गया था, इसलिए इसके तीनों नाम प्रचलित हैं। क्लियर है? तो इसके प्रोविजंस क्या थे, तो लिखें प्रोविजंस क्या थे। पहला प्रोविजन क्या था? लॉज एंड रूल्स वर फ्री फ्रॉम
द jurisdiction of Supreme Court passed by Governor General in Council। यानी अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा कोई भी नियम या अधिनियम या कोई भी कानून या नियम पारित किया जाता था तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब वो अपने आप ये तय करेंगे लोग कि कितना सही है कितना गलत है, जो बनाएंगे वैसा ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो झगड़ा था वो सेटल हो गया, काम यहां खत्म हो गया। एक काम और किया गया, क्या? रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रिपील्ड। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता थी कंपनी के लेन देन के मामले में, जो मामला हस्तक्षेप करता था, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता भी समाप्त कर दी गई। यह मामला खत्म हो गया इधर से। ठीक है, ओके। जैसा हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बनाया गया था। क्लियर? अधीन बनाया गया था, लेकिन वास्तव में वो अधीन ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर वो रियल में कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रहती तो हैदर अली के साथ युद्ध करने से पहले बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी पूछना पड़ता। उन्होंने बिना पूछे ही वार वेज कर दिया, युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये भी था कि इस एक्ट के माध्यम से एक चीज और किया जाना चाहिए। क्या किया गया? ये कहा गया कि देखो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कहा गया कि आप बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए आप स्वयं कानून बना सकते हो। क्या प्रोविजन किया गया? यानी नाउ अब क्या हो सकता था? लॉज कैन बी मेड, कुड बी मेड फॉर मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज apart from Bengal presidency by Governor General in Council। यानी सर्वसम्मत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि आप बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा आप कानून बना सकते हो। किस किस के लिए? मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन दोनों को भी अपने कानून से तुम देखो। यह प्रावधान और कर दिया। यानी हमने 3 प्रावधान देख चुके हैं। क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के पास अब गवर्नर जनरल और परिषद के द्वारा जो पारित कानून होता था, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप खत्म हो गया। रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का वो भी हस्तक्षेप खत्म हो गया। एक काम और किया गया कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात नहीं सुनती थी, उनको सुनाने के लिए ये कह दिया गया कि कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो इन दोनों के लिए भी कानून बनाएगा। क्लियर है? तीसरा प्रोविजन ये रहा। चौथा प्रोविजन जो मुख्य था वो ये कि गवर्नर जनरल एक क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट अब भारतीय न्याय व्यवस्था अगर देखता है, भारत के मामले देखता है, तो भारत के रीति रिवाज, धार्मिक कानून, नियम इत्यादि को ध्यान में रखेगा। क्लियर है? ठीक है, तो लिखें सुप्रीम कोर्ट would take into consideration
Supreme Court would take into consideration the laws concerned with contextual community before decision making. कहने का मतलब है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो उससे पहले उसे संबंधित समुदाय के कानूनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लें, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने से पहले संबंधित समुदाय के कानूनों को ध्यान में रखना होगा। ये 4 प्रमुख प्रावधान हो गए। 5वां ये किया गया, एक रेवेन्यू बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश्ड। रेवेन्यू बोर्ड्स वर एस्टैब्लिश्ड यानी कंपनी के अब राजस्व मामलों को देखने के लिए अलग से क्या कर दिया गया, रेवेन्यू बोर्ड स्थापित कर दिए गए थे, राजस्व मंडल स्थापित कर दिए गए। तो 5 प्रोविजन है इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के, मुख्य रूप से इन 5 को ध्यान में रखेंगे। पहला कौन सा, अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से कानूनों को मुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रेवेन्यू जुरिसडिक्शन रिपील कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तीसरा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी बंगाल प्रेसिडेंसी कानून बना सकती थी। चौथा क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट अगर भारत की मामलों की सुनवाई करता है तो उनके रीति रिवाज, सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखेगा। 5वां ये किया गया कि रेवेन्यू बोर्ड भी जनरेट कर दिए गए। क्लियर है? बढ़ा लें। तो ये था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब डालें पिट्स इंडिया एक्ट। PITT apostrophe comma as Pitt's India Act of 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सर ये जो प्रोविजंस थे ये तो काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थे, जो मतलब गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद थे, उनके झगड़ों के लिए कोई प्रोविजन, उनके झगड़ों के लिए कोई प्रोविजन हो नहीं पाया, वो इसमें होगा, पिट्स में। लोगों ने सोच लिया था कि मॉनसून मर गया है तो काम चल जाएगा, मॉनसून मर गया है काम चल जाएगा, क्योंकि सितंबर में मर चुका, 1776 में मर चुका था, तो फिलिप फ्रांसिस माइनॉरिटी में आ गया था, तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स काम कर सकता था, और 1784 में वो अब काम करेगा, प्रावधान लाए जाएंगे। पहली बार सुनो क्या हुआ, जब कंपनी लगातार युद्ध कर रही थी, लगातार रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, ठीक है, और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर रही थी, अंग्रेजों की सेना यहां काफी हो चुकी थी, अंग्रेजों की जनसंख्या काफी हो चुकी थी भारत में, इसलिए वो लोग कोई भी काम करते थे तो वो उनको बोलेंगे हम असैनिक मामले। असैनिक मतलब अंग्रेजों के यहाँ कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, तो उनसे संबंधित अगर कोई भी मामला होता है तो उसे बोलेंगे नॉन मिलिट्री। अगर कंपनी मिलिट्री से संबंधित काम कर रही है तो उसको बोलेंगे मिलिट्री अफेयर। अगर कंपनी राजस्व से संबंधित कोई काम कर रही है तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू अफेयर। और अगर कंपनी व्यापार कर रही है तो उसको बोलेंगे ट्रेड अफेयर और कॉमर्शियल अफेयर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कंपनी के पास क्या थे, 4 अफेयर चलते थे। जैसे मैंने बताया कि 1781 में 2 कमेटी बनाई गई, 2 कमेटी बनाई गई थी, एक सिलेक्ट कमेटी और एक सीक्रेट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी का हेड एडमंड वर्क को बनाया गया, सीक्रेट कमेटी का हेड हेनरी डंडास को बनाया गया, और हेनरी डंडास समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 1784 का एक्ट लाया गया था। एक्चुअल में हुआ क्या, जब ये कमेटी बनाई गई, सीक्रेट कमेटी 1781 में बनाई गई, हेड कौन था इसका, हेनरी डंडास था, DUNDAS। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि जिस समय ये काम हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री फॉक्स था। ब्रिटेन का जो PM था उस समय कौन था, फॉक्स था। ओके, फॉक्स आ गया था।
फॉक्स उस समय जब सत्ता में है तो हेनरी डंडास उस समय विपक्ष में था, विपक्ष में था। सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी फॉक्स के द्वारा, और इस हेनरी डंडास ने फॉक्स से कहा कि कंपनी के कारनामे युद्ध के संदर्भ में कुछ ठीक नहीं है। कंपनी अपनी मन मर्जी से अंग्रेजी लोगों को भारत में अपनी मन मर्जी से ट्रीट करती है, मिलिट्री मामले भी अपनी मन मर्जी चलाती है, रेवेन्यू मामले भी अपनी मन मर्जी चलाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए कानून लाया जाए। तो हेनरी डंडास ने अपनी सिफारिश में इससे कहा कि कानून लाओ फॉक्स से, लेकिन फॉक्स लेके नहीं आया, फॉक्स लेके नहीं आया, इसलिए हेनरी डंडास एक डंडास एक्ट लेके आया, डंडास एक्ट लेके आ गया, क्योंकि ये कहां था, अपोजिशन में था, अपोजिशन पार्टी का मेंबर था, ठीक है। जबकि लाना किसको चाहिए था एक्चुअल में, फॉक्स को लाना चाहिए था, भाई सरकार उसको लाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं सुनी, तो डंडास खुद अपना एक्ट लेके आ गया, इसको बोलते हैं डंडास एक्ट, डंडास अधिनियम, ठीक है। अब चूंकि अपोजिशन में था, जैसे गुलाम नबी आजाद है, अपोजिशन में है, या कांग्रेस का कोई लीडर है अपोजिशन में है, अगर वो एक्ट लेके आएगा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार कर लेगा? अरे तुम लोग इतने बड़े हो, तुम कानून बनवाओगे, हमारी सरकार है, हम ही बनवाएंगे, यही होगा ना। नॉर्मली यही होता है कि पक्ष वाले लोग क्या करेंगे, कानून बनवाते हैं हमेशा। विपक्ष कानून बनवाने के लिए कोई भी सांसद काम प्रस्तुत कर सकता है, मामला विपक्ष का हो या पक्ष का हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन सामान्यतः कानून पक्ष वाली पार्टी से बनते हैं। क्लियर है? पक्ष वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, क्योंकि पास होने के लिए बहुमत चाहिए, और अगर अपोजिशन वालों के पास बहुमत हो तो सरकार नहीं बन जाती है ना। इसीलिए पक्ष वाले ही कानून लेके आते हैं कि उनको पता होगा कानून पास होगा, बिल पास हो जाएगा। तो डंडास का एक्ट क्या हुआ, डंडास का एक्ट पास ही नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। फॉक्स को फिर शर्मा करके, कहते ना शर्मा सौंधी काम करके इसने क्या किया, अरे यार जब यही एक्ट लेके आ रहा है, इसके एक्ट को पास नहीं, हम अपना एक्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फॉक्स का इंडिया एक्ट आया, फॉक्स इंडिया एक्ट ये लेके आया। फॉक्स बेचारा अकेला था उस समय, किस मामले में, क्योंकि इसके पास पावर नहीं थी। उसमें ब्रिटेन का पीएम जरूर फॉक्स था, लेकिन इसकी कोएलिशन की गवर्नमेंट थी, एक गठबंधन सरकार थी विद लॉर्ड नॉर्थ, यानी जैसे कि अभी भी क्या होता है, कई राज्यों में गठबंधन सरकार बन जाती है, जैसे बिहार में एनडीए की है और नीतीश यादव की क्या है, गठबंधन सरकार है, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश यादव। तो गठबंधन की सरकार थी लॉर्ड नॉर्थ की और फॉक्स की, लेकिन उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, फॉक्स, इसलिए फॉक्स एक एक्ट लेके आया गया, उसे कहा गया फॉक्स का इंडिया एक्ट। अब फॉक्स के इंडिया एक्ट ने क्या किया कि कंपनी की सारी गतिविधियों को एक झटके में रोकना चाहा था, झटके में रोकना चाहा, ध्यान से सुने। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ ये राज्यसभा सॉरी लोकसभा के समान है,